जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? देखिए, अब तक हम लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट कर लिया। आज हम लोग देख रहे हैं 29 और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और उन क्वेश्चन को लेकर के हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ये सवाल आपके सामने है, तो सोचिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लिखा, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो संख्या हम लोग सोच सकते हैं। x और y मान लो दो संख्या x और y हम ले लें, तो x और y का योगफल जो है वो किसके बराबर है? x माइनस वाई के 3 गुना है। बस इसी को हल कर दीजिए। तो अब इससे दोनों का अनुपात मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3y। अब पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू वहां जाएगी 2x और 3y इधर आ जाएगा तो 4y। अब बताओ जरा x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। इसका मतलब 2:1, 2:1। ये आपका पहला विकल्प सही चला जाए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आसान सा था, आपने जरूर लगा लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है? आप जानते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है? 0.47 पर बार, केवल 7 पर बार, क्योंकि 7 ही रिपीट कर रहा है। इसको लिखने का क्या तरीका है? पूरी संख्या बिना दशमलव के लिखिए, उसमें से जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटाइए। जब आपके पास 43 आ जाए उसके बाद जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 और जितने अंकों पर बार नहीं उतनी बार 0। ये आपका आंसर हो जाता है 43/90। ये रहा आपका ऑप्शन। तो देख रहे हैं अच्छे सवाल हैं ये, अभ्यास इस पर जारी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। लिखा हुआ एबीसी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अंदर एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में तथा सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? क्या करना होगा? इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना होगा, एलसीएम। आओ देखते हैं। 252, 308 एंड 198। आओ देखा जाए इसका लघुत्तम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले बड़ी संख्याओं से काट दें तो जल्दी से खत्म होगा। 11 से काट के देखते हैं। 4, ये तो नहीं कटा, ये कट रहा है। तो 11 दूनी 22 और 11 8 88 और फिर 11 से काटते हैं। 11 1 11, 11 8 88। अब देखिए तो 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन 4 से काटने की जरूरत नहीं है। 5 2 7 2 9 और 8 1 9, तो 9 से काटता हूँ। देखो 9 दूनी 18, 2 और 5 7 18, 9 9 8 72 और 9 दूनी 18। अब 28 से आ गया तो इसका मतलब 28 तो कटा नहीं, 28 28 दो बार आ गया और 9 दूनी 18। बताइए 9 दूनी 18, 18 2 20 5 72, 9 8 72। दो बार 28 नहीं हो सकता, एक ही बार में काम चाहिए। अब एक बार 2 से काटिए, बस काम खत्म। ये होगा 14 और ये हो जाएगा 1, या फिर 2 से काट सकते थे 28 से, बात खत्म। अब इतनी संख्याओं का गुणा कर दिए, आपका उत्तर बन जाएगा। चलो देखते हैं। 11 और 99, 99 गुणा 2, दोनों 18, दोनों 18 19। इसमें हम 14 से गुणा करेंगे। 14 8 112 हासिल 11, 14 9 126 और 11 137, 13 14 कम 14 13 27, 27 72 हमारे पास आया। इसको हम मिनट बनाएंगे 60 से भाग देकर। 60 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 240। ये हुआ 7, 3 2, 6 छंग 36, 360। ये बचा 12, 46 मिनट 12 सेकंड। कितना आया? 46 मिनट। कहाँ गया? 46 मिनट 12 सेकंड। ये आपका उत्तर। करना कुछ नहीं, खाली लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालने के बाद आप उसको हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपके सामने है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है? पहले दशमलव हटाना होगा। दशमलव हटाएंगे फिर काटना शुरू हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो देखें
3 3 6 3 9, ऊपर 9 अंकों पर दशमलव लगे हुए हैं, नीचे देखो 4 4 8 1 9, 9 अंक ऊपर 9 अंक नीचे, सारे दशमलव खत्म हो जाएंगे। आओ लिखते हैं 1296 गुणा 81 गुणा 5776, और नीचे क्या है 15 625 361 729 और 64। इसका हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने का मतलब हुआ कि हम इसको छोटी संख्या में व्यक्त कर ले जाएंगे। जैसे 1296 का वर्गमूल होता है 36, 81 का वर्गमूल होता है 9, अब 5776 7 7 49 8 8 64 776 आ जाएगा। नीचे देखें तो 15 625 का वर्गमूल 125, 361 का 19, 729 का 27 और 64 का 8। बस इसे छोटा करना है। 19 चौक 76 4 आ गया, 9 तिया 27 3 आ गया, और 4 दूनी 8 2 आ गया, ये 6 हुआ। 6 से इसको काट दो तो 6 हो जाएगा, और कोई संख्या नहीं बच रही है। अब 6 बटा 125 है, 6 में 125 से भाग दीजिए। अगर हम 6 में 125 से भाग देते हैं तो पहले दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ेगा, 125 चौक के 500, और ये बचेगा 100, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 बार में जाएगा, 0.048। ये रहा आपका उत्तर, 0.048 आपका आंसर आया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ये कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, इन पर अभ्यास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो कैलकुलेशन के कुछ सवाल होते ही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी क्या है? अच्छा, क्या होना चाहिए था? 80 और 220 होना चाहिए था, 80 और 220 होना चाहिए था, और हो गया 180 और 20। तो मतलब 200 होना चाहिए था और 300 है। बोलो, 300 होना चाहिए था, 200 है, यानी 100 मुझे जोड़ना होगा। अगर 100 मुझे उसमें पुनः जोड़ना होगा, और 500 लोग, अगर हम 500 लोगों को 100 रुपया दें तो एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा? 1/5 रुपया, यानी 20 पैसा। अगर 20 पैसा मिलेगा तो जो पहले औसत चल रहा था उससे 20 पैसा बढ़ जाएगा, और आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को जरा सा सोच करके लगाया जा सकता है। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो गुणा करके लगा सकते हैं और आंसर वही बनेगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले तरुण तथा अरुण की आयु 4:5 के अनुपात में थी, और एक वर्ष बाद उनकी आयु में 5:6 का अनुपात हो जाएगा। अरुण की वर्तमान उम्र कितनी है? आप अगर ध्यान से देखें तो अनुपात एक अंक बढ़ा है, 4 जो है 5 बन गया है, 5 जो है 6 बन गया। हमारा अनुपात एक अंक बढ़ा है, जबकि 2 वर्ष का फासला, एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे चित्र बनाएं तो ये अगर वर्तमान मान लें तो एक वर्ष पहले की कंडीशन ये है और एक वर्ष बाद की कंडीशन ये, यानी 2 वर्ष का फासला हुआ है और वहां अनुपात एक अंक बढ़ा है, यानी हमारे एक अंक का अनुपात उनके 2 वर्ष के बराबर होता है। अगर एक अंक का अनुपात 2 वर्ष के बराबर होता है, इसका मतलब इनकी उम्र हो जाएगी 4 दूना 8 वर्ष, इनकी हो जाएगी 5 दूना 10 वर्ष। ये हो जाएगी एक साल पहले वाली उम्र। अब पूछा क्या है? अरुण की वर्तमान उम्र बताओ। अरुण माने दूसरा वाला 10 वाला, तो ये तो एक साल पहले की उम्र है। आज की उम्र क्या हो जाएगी? एक मिला दीजिए तो 11 वर्ष उम्र बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवालों को आप सोच करके भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब सवालों पर कैलकुलेशन ही आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1472 का 25% बराबर है 2500 का x%। आओ हल किया जाए। लिखा है 1472 का 25% बराबर है 2500 का x%। चलो हल करते हैं। हल करेंगे तो देखो क्या होगा, 2500 के 100 और 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 27, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32। अब बताओ ये डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 368/25। x बराबर हो जाएगा 368/25। चलो काटते हैं, 25 सेकेंड 25, 11 बजेगा 118, 25 चौक के 100, दशमलव लग जाएगा, 14 दशमलव कौन है? ये रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 14 दशमलव
7.2। देख रहे हैं कितने आसानी से इसे सोचा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। अगर 69 रुपये में बेचा जाए तो 8% का घाटा होता है। 8% घाटा माने किसी क्रय मूल्य का ये 92/100 होगा। यानी अगर इसका हम 100/92 कर दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। देखो 2300 का 92, 23 या 69 और 4 काटो 25, 25 या 75, यानी हमारी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 75 और बेचा जाएगा 78 में। 75 का सामान 78 में बेचा जाएगा, 3 का लाभ होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा। लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 75। अब 3 से काटो तो 25, 25 से काटो तो 4, 4% का लाभ हो गया। कहां दिख रहा, ये रहा। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां प्रश्न आपके पास ये रहा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन वो अपने माल पर अंकित मूल्य पर 12% कम पर बेचता है, डिस्काउंट कर दे रहा है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे सभी प्रश्नों में आपने देखा होगा, ऐसे सीपी, ईएसपी और एमपी किया जाए तो अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं और 15% बढ़ा के छापना है तो 115 में हमें छापना पड़ेगा। अगर हमने 115 छाप दिया और 12% डिस्काउंट पर बेचेंगे, 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 115 का आप 12% निकाल दो और चाहे 115 का 88% निकाल दो। 115 गुणा 88/100। देखो ये सामान कितने को बिकने जा रहा है। तो अगर हम इसको 5 से काटे तो 23 और 5 से काटे तो 20। अब फिर 4 से काट सकते हैं, 4 पचे 20 और 4 से काटे तो 22, 22 या 66, 6 22 44 और 6 50। अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 के 5 0 और फिर 5 के 5.2, 1.2% का लाभ हुआ। बताओ 100 का सामान है, 101.2 का बिक जाएगा, 1.2% का फायदा हो जाएगा, यानी 1/1/5% का लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कितना नॉर्मल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न है 2665 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय धनराशि क्या है। देखो इसे 2 प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तो एक धन को x मान लो, एक धन को 2665 माइनस x मान लो और जो कहा कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। एक तरीका और है कि इन दोनों का अनुपात निकाल दो आप, रेशियो। देखो जैसे मान लो पहली धनराशि x है और दूसरी धनराशि y, और x धनराशि पहले भाग पर क्या हो रहा है, 3% दर से 8 वर्ष का, 3% दर से 8 वर्ष पर ब्याज लगाया जा रहा है, और दूसरी धनराशि पर 5% दर से 3 वर्ष का ब्याज लगाया जा रहा है, और ये दोनों ब्याज बराबर है। अगर बराबर है तो ये 100 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। हमको द्वितीय भाग बताना है। अगर द्वितीय भाग बताना है तो क्या करना पड़ेगा, 2665 हमारे पास है और इसका द्वितीय भाग मतलब 8 और बटा अनुपाती योग 8 5 13। आप चलो काटते हैं, 13 दूनी 26, 0 13 पच्चे 65, 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 1640 आपका उत्तर। देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप लगातार करते रहें, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4840 तथा 3 वर्ष में 5324 हो जाएगा, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। 1 साल का अंतर है, क्या करेंगे आप जान ही रहे। देखो 3 वर्ष है, 3 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है 5324, और 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास आ रहा है 4840। अगर हम घटा दें तो 1 वर्ष का हमें ब्याज मिल जाएगा। अगर 1 वर्ष का हमें ब्याज मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 4, 12 में से 4 घटाओ 8, और यहाँ बचेगा 12 में से 8 घटाओ 484। और यह 484 ब्याज हमें किस पर मिला हुआ है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 4840 गुणा 1 साल। आपका 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 484 कट जाएगा, उत्तर आ गया 10%। ये रहा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को समझा जा सकता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल से ज्यादा का गैप दिया जाए तब उसको भाग विधि से लगाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो देखा जाएगा। आओ तब तक इसको देखते हैं। कक्षा 9 के 2 सेक्शन ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तदनुसार ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? देखो हमने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा। ए वाले लोग पाए हैं 77.5 और बी के लोग पाए हुए हैं 70, जबकि इन दोनों का जो औसत आया हुआ है वो कितना है? 74। बस इसी को हल करना है। मेथड ऑफ एलिगेशन से आप कर सकते हैं इसको। तो 74 और 70 का अंतर होगा 4 और इन दोनों का अंतर 74, 3 से 70, 3.5। अगर हम यहाँ जीरो बढ़ा दें तो दशमलव हट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, आपका अनुपात आ गया 8:7। कहीं दिख रहा? ये रहा। ये मेथड ऑफ एलिगेशन है, बहुत आसानी से इसे हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि ए बी सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 तथा 60,000 रुपए के निवेश से व्यापार किया। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपए वापस ले लिया, जबकि ए ने 45 रुपए और लगा दिया। 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का सी का भाग ए से कितना अधिक है? तो क्या करना पड़ता है? तीनों लोगों का अपना मूल्य निकाल लीजिए कि ए का पैसा कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, और वो पूंजी गुणा समय करके, और तीनों के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। तो आओ देखते हैं ए का हिसाब करते हैं। ए ने क्या लगाया था? 40,500। 40,500 रुपया उसने लगाया है। कै माह तक? 6 माह। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसने 4500 रुपया और लगा दिया। अगर 4500 और लगा दिया होगा तो 45 5 50 यानी 45,000 रुपया हो गया होगा, और वो अगले 6 माह तक चलेगा। ये ए का हिसाब किताब चल रहा है। चलो पहले इसको हल कर दिया जाए। ए के पास कुल कितना पैसा हुआ? तो 0 0 6 25 30, 6 चौक 24, और 0 0 0 6 25 30, 3 6 चौक 24, 3 27। अब तीनों को जोड़ा जाए तो 3 जीरो तो ऐसे आ गया, 3 जीरो काम हो गया। उसके बाद 3 और फिर 7 और 4 11, 1 2 2 4 1 5, 513 000। ए का हिसाब क्लियर। और बी का हिसाब देखो। बी तो बेचारा कहीं डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। यानी बी ने कितना लगाया था? बी ने लगाया था 45,000 रुपया, और पूरे पूरे 12 महीने के लिए लगाया था। कितना रुपया इसका बना होगा? 0 0 0 और 12 25 60, 6 12 48, 48 और 6 54। ये हो गया बी का हिसाब किताब। आओ सी का हिसाब देखते हैं। सी ने क्या किया था? 60,000 रुपये लगाया था। यहाँ देख लेते हैं। सी ने 60,000 रुपये लगाया था। अब कितने समय तक लगाया था? पूरे 6 माह तक। उसके बाद क्या हुआ? सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिया। वापस ले लिया होगा तो उसका हुआ होगा 45,000 बचा हुआ, और वह 45,000 अगले अगले 6 माह तक रहेगा। आओ देखते हैं इनके पास कितना पैसा हो गया। 0 0 0 0 और 6 6 36, और यहाँ पे होगा 0 0 0 7 25 30, 3 6 24 3 27। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो बनेगा हमारा 0 0 0 0 4 जीरो हो गया। उसके बाद 7 और 6 13, 1 3 2 5 6, ये हो गया 630। और उसके बाद 3 जीरो। इसी अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। तो देखा जाए 3 जीरो तो हम सबका खत्म कर सकते हैं। हमको बताना क्या है कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक। मैं देख रहा हूँ ये कितना है? 513, वो कितना है? 630। आओ घटा के देखते हैं। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 12 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 6 में से 5 घटाएंगे 117 अधिक है। आप थोड़ी सी जगह बनाएं और उसी में संख्या को काट दें, यानी 56,100 गुणा 117 बटा कितना? बटा तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 0 0 3 3 और 4 7 1 8 और 6 5 11 11 5 16, 1684। बस इसी को काटना है। 8 11 12 6 18, 9 से कट रहा है। 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9, 8 बचा 88, 9 9 81, और बचेगा कितना? 81 7 73। अरे 6 7 3 10 8 18, 9 1 9, 9 के बाद क्या बचा? 9 7 16 78, 78 है। देखो अगर हम इसको 9 से काट रहे हैं तो ये होगा 9 1 9, 7 16 78, 9 8 72, और 6 बचा 63, 9 7 63।
अब 187 13 चेक करो, 13 कम 13 5 नहीं पता, यानी इस संख्या से अब ये पूरी पूरी तरह कटना चाहिए। तो कैसे काटेंगे, आओ भाग देते हैं कहीं पर, यहाँ भाग देते हैं 56,100, गुणा ही कर लेते हैं। 0 0 0 13 1 13 1 13 छक 78 1 79 7 13 5 65 और 7 65 5 70 2 72। अब इसमें हमें भाग देना है 187। आओ भाग देते हैं 28 चौक 72, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाते हैं। तो 3 7 21 2 अठारह 54 54 2 56, ये बचा 8, यहाँ बचा 12 में से 6 घटाएंगे 6, 7 6 में से 5 घटाएंगे 1 और ये हुआ 3। चलो 18 9 162, 9 बार ले जाओ, 9 7 63 6 18 162 और 6 168, ये पूरी संख्या कट गई और 3 जीरो आपका लग जाएगा, यानी 39 कहीं दिख रहा, ये रहा। आप देख सकते हैं 3900 रुपया, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था लेकिन सवाल तो है ही है ना। इस तरह से आप देखेंगे, बस डिजिट बड़ी हो गई तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लगाइए जरूर, इसलिए लगाइए कि आपका अभ्यास एकदम जबरदस्त बना रहना चाहिए। लिखा एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर, यदि पी तथा क्यू क्रमशः उनके त्रिभुज एबीसी और एडीसी के केंद्रक हैं तो पी क्यू रेखाखंड की लंबाई बताइए। अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे, देखो तो इसका नाम है ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण बताया गया है एबीसी, बीडी विकर्ण है। अब देखो अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी का की माध्यिका कहाँ मिलेगी, केंद्रक तभी तो होगा, उनके एबीसी और एडीसी के केंद्रक मिलते हैं। तो केंद्रक बनाओ, केंद्रक कैसे बनता है, अगर इस त्रिभुज को हम केंद्रक बनाते हैं तो इसके मध्य बिंदु को काटेगा और ये जो रेखा जाएगी इसके मध्य बिंदु को काटेगा और इस तरह से यह एक बिंदु बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ पे, और इसका केंद्र कहाँ जाएगा, यहाँ पे, एक केंद्र यहाँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर पूरा का पूरा 18 सेंटीमीटर है तो यह दूरी, ध्यान से देखो, यह दूरी 6 सेंटीमीटर, यह दूरी 6 सेंटीमीटर और यह दूरी 6 सेंटीमीटर। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, और पी क्यू रेखाखंड की लंबाई पूछा गया है तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर की लंबाई आ गई। तो अगर आप चित्र अपने हाथ से बनाते हैं तो साफ साफ आपको दिखता जाएगा वह चीज एकदम उसी रेखा पर बनने वाली है, ये आपका एक थ्योरम बनता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये सवाल है आपका, लिखा ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताओ। ए प्लस बी लिखा हुआ, ए प्लस बी उसे 30 दिन में करता है, बी प्लस सी उसे 20 दिन में करता है और सी प्लस ए उसे 15 दिन में करता है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम 60 होगा, 15 चौके 60, 20 60 और 20 दूना 60, 4 3 7 2 9। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए 9 यूनिट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 4.5 यूनिट करेंगे, और अगर 4.5 यूनिट करेंगे तो पूरा काम करने में उनको कितना समय लगेगा, 0 बढ़ाएंगे और 15 तिया 45, 15 चौके 60, 40/3, 40/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3 लग जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि तो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को समझा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा हुआ पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर, दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर क्यू को बंद कर दिया गया और पी ने शेष टंकी को 5 मिनट में भर दिया। आओ देखा जाए, x का मान बताओ, ये ए है, ए नहीं है, पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये 12 मिनट में, ये 16 मिनट में भर सकते हैं। लघुत्तम आप लेंगे 48, 16 तिया 48 और 12 चौके 48। अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्यू को बंद कर दिया जाएगा, जब क्यू को बंद कर दिया जाएगा उसके बाद पी 5 मिनट और काम करेगा, तो 5 मिनट और काम करेगा तो 5 मिनट में 4 के हिसाब से 5 चौके 20 तो अकेले भरेगा। अगर 20 अकेले भरेगा यानी जो पहला 28 था इसको दोनों ने मिलकर काम किया था, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4 3 7 के हिसाब से काम करेंगे, 7 चौक 28, 4 मिनट तक काम करेंगे। और इन्होंने क्या कहा था, x मिनट तक खुला गया, हम कह रहे हैं 4 मिनट तक खुला गया, x बराबर क्या आ गया, 4।
इतने आसानी से आप इन सवाल को समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताइए। देखो समान दूरी है, समान दूरी है तो क्या करना पड़ता है, औसत चाल निकाल लेते हैं और 5 घंटा से चला देते हैं, उससे आने जाने की टोटल दूरी मिल जाएगी, बस आधा कर देंगे उसको। आओ दिखाते हैं। आप जानते हैं कि यदि दो बराबर दूरियों को एक्स वाई चाल से चला जाए तो एक्स वाई पाने एक्स प्लस वाई रफ्तार बनेगी। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 और बटा 3 प्लस 2 यानी 5, ये उसकी औसत चाल है। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो दूरी मिल जाएगी। कितना दूरी है, 2 3 6 दूनी 12 किलोमीटर। लेकिन ये 12 किलोमीटर आने जाने का दोनों का है, तो इसका आधा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर। ये रहा आपका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से इन सवालों को आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 और 67 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। और देखा जाए, देखो एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। इसकी लंबाई 160 मीटर है, इसकी लंबाई 140 मीटर है। इसकी चाल है 77 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ सकते हैं दोनों की लंबाई भी जोड़नी पड़ेगी और दोनों की चाल चाल इसलिए क्योंकि विपरीत दिशा में 60 40 100 200 300 300 मीटर दूर जाना है। और रफ्तार क्या होगी, 7 7 14 1 7 6 13 14 144 144 गुणे 5/18 करना पड़ेगा आपको। 18 8 144। आओ काटा जाए। तो अगर हम काटे तो 5 6 के 30 और फिर 4 से काट सकते हैं तो ये बन जाएगा आपका, 4 से काटोगे तो 15 और ये बचाएगा 2, 15/2 15/2 माने 7.5। ये 1/2 नहीं, 7 सही 1/2 सेकंड का 7.5 सेकंड का आपको समझ। तो आइए ये देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न है आपका, 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, अगर एक वर्ग हमने बनाया और उसका परिमाप 120 है, इसका मतलब उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 30 चौक का 120 30 हो जाएगी। और इसके अंदर अगर आपने एक वृत्त खींच दिया है तो बताना क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगर इसकी पूरा 30 है तो 15 हो जाएगा। और अब आपका पाई आर स्क्वायर क्या हो सकता है, पाई पाई आर स्क्वायर। ये रहा उत्तर। देखो पाई गुणा 15 का स्क्वायर, बस ये डायरेक्ट लिखा हुआ, इसको काटना भी नहीं पड़ा। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना होता, बशर्ते आपको उनसे परिचित होना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप के जरिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी एक आयताकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 44 मीटर है गिर रहा है। कितने समय में तालाब का पानी 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। 2 3 4 5 मतलब सीधे सीधे घंटे का हिसाब है, तो हम देख लेते हैं 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा। पाइप के बारे में जरा सोचा जाए। यह पाइप है, इसका 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटा में 5000 मीटर जा रहा है। अगर 1 घंटा में 5000 मीटर जा रहा है तो 5000 मीटर 1 घंटे में जा रहा है। अगर हम सेंटीमीटर में बनाए तो 2 जीरो और लगा देंगे तो 5 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कि 1 घंटे में कितना पानी यहाँ से निकलेगा। पाई आर स्क्वायर पानी निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, एच मतलब 5 लाख। तो ये हो गया आपका 1 घंटे में निकला हुआ पानी। और मैं मान लेता हूं ऐसे ऐसे 30 घंटे तक पानी निकला होगा। ये पानी निकल कर कहाँ गया होगा, उस तालाब में गया होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 50 मीटर लंबा। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में क्या, 50 मीटर में क्या होगा, 5000 सेंटीमीटर। डबल जीरो बढ़ जाएगा, गुणा 4400 और गुणा 7। बस यही इतना काटना है। और काटा जाए, ये 7 यहाँ से कट गया और 3 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, 5 जीरो इसका कट गया, फिर 5 5 भी कट जाएगा, ये वाला 7 ये वाला 7 भी कट जाएगा। ये 22 है, 22 दूना 44 हो जाएगा। कुछ नहीं बचा, टी इधर बचा और 2 उधर बचा, टी बराबर 2 घंटा। यानी 2 घंटे में वो पूरा तालाब
भर जाए। तो बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके पास है, एक घन के फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। घन के बारे में सोचिए। एक घन ऐसे बनता है। अगर एक फलक इसका 20 सेंटीमीटर है, परिमाप है, तो 20 सेंटीमीटर है अगर है तो 4 पचे 20, 5 चौके 20, तो एक भुजा 5 आ जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप जानते हैं आयतन पूछा गया। आयतन माने होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 5 क्यूब, 5 क्यूब माने 125। 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर बन गया। आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खाली धड़ाधड़ सवाल करते जा रहे हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि आप जब काम करें तो काम करें एकदम वर्क वैल्यू वर्क, दहाड़ के करिए। विश्राम करिए तो कर लीजिए, लेकिन जब काम करिए तो सर काम। 3 कारों की चालों का अनुपात दिया, उनके समान दूरी तय करने के लिए दिए गए समय का अनुपात बताओ। आप जानते हैं चाल और समय में विलोमानुपाती का संबंध होता है, तो आप करेंगे। 4 3 2 दिया है, आप करेंगे 1/4, 1/3, 1/2। 4 3 2 का लघुत्तम 12 होगा। 12 से सवारी पर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो 4 तियां 12, 3 चौक 12, 3 छक्के 12, 3 4 6 का रेशियो, ये रहा आपका उत्तर। तो बहुत बढ़िया सवाल। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। नियत गति से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भरे जाने में 8 घंटे का समय लगता है, तो पूरे तालाब को भरने में कितना और समय लगेगा बताओ। अगर 3/5 भरने में 8 घंटा लगा, बताओ 3/5 भाग भरने में कितना घंटा लगा, 8 घंटे लगे। तो पूरा एक भाग यानी पूरा तालाब भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 8 गुणा 5/3। तो बचा कितना है, 2/5 भाग बचा हुआ। तो 2/5 भाग भरने में कितना समय लग जाएगा, 8 गुणा 5/3 और गुणा 2/5। बस 5 5 कट गया, 16/3। और 16/3 माने होता है 3 पचे 15, एक 16/3। 5 सही 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को आप 20 मिनट कह सकते हैं। तो 5 घंटा और 20 मिनट, ये रहा आपका उत्तर। तो देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को समझा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके पास है, 5,000 रुपए पर 8% दे दर से 6 माह तक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। अगर हमको तिमाही दे करना है तो क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 400 होता है और पावर 4n हो जाता है। तो चलिए लगाते हैं 5,000, 1 प्लस दर कितना है 8 और बटा 400 और पावर n, 6 माह है 2 लग जाए। अब काटते हैं, 8 पचे 40, ये हुआ 5,000 गुणा 51/50 गुणा 51/50, यही इतना करना है। तो 2500, 2500 दूना 5। अब 2 गुणा 1, 5 के 5 दूनी 10, 1 5 25 26। तो 2 से गुणा करें, 2 1 2 0, 26 दूना 52, 202 रुपया। 202 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 202 रुपया होना चाहिए था, क्योंकि 5,000 था और 5,202 आया है, इसका मतलब 202 रुपया इसका ब्याज बना। अब ये रहा आखिरी। 3 वर्ष बाद दे 1,092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखो अगर ये साधारण ब्याज का है, साधारण जब तक चक्रवृद्धि ना कहा जाए तब तक साधारण समझो। तो इसको हम लगाएंगे तो पहला किस्त बनेगा 100x/100, दूसरा बनेगा 112x/100 और तीसरा बनेगा 124x/100। और इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1,092। अब जोड़िए 24 12 36, 336, 336x/100 बराबर आ रहा 1,092। बस इसी को काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी 1,092 गुणा 100 बटा 336। काटिए, 6 3 9 3 12, 9 2 11 1 12। इसका मतलब ये हमारा कटरा 3 से 2 से 6 से कटा, 6 से काटो, 6 25 30, 6 6 36 और 6 1 6, 4 बचा 49, 6 48, 6 2 12। अब तो किससे कट रहा, 8 2 10 11, 2 9 18 2 3 2 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, देखिए 7 8 56 और 7 दूनी 14, 7 6 42 और कट रहा 13। और ये हुआ 4, 4 से काट दो तो 25, 13 गुणा 25 करना होगा
13 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 25 यहाँ 75, 7, 25 से 25, 7, 32, 325 रुपये आएगा। ये रहा आपका पहला। तो विद्यार्थियों आपने देखा कितनी आसानी से किए जा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।